Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 2nd August 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about Supreme Court's direction on application of anti-defection law. Important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. सबसे पहले एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में समझते हैं एंड देन विल कम टू द करंट कॉन्टेक्स्ट। देखिए 1960s में इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत टर्बुलेंस आ गया था, बहुत इनस्टेबिलिटी आ गई थी और उसके पीछे कारण था राइज ऑफ अ कल्चर जिसका नाम दिया गया आयाराम गयाराम कल्चर। आयाराम गयाराम कल्चर सिंपली रिप्रेजेंट्स द आइडिया कि किसी भी पार्टी का कोई मेंबर है, एमएलए या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो फ्रीक्वेंटली अपनी पार्टी स्विच करते रहते थे, बहुत सारे ऐसे मेंबर्स करते रहते थे जिस कारण से सरकारें काफ़ी अनस्टेबल रहती थीं, कभी कभार सरकारें गिर जाती थीं, बहुत सारे मिड टर्म इलेक्शंस कराने की ज़रूरत पड़ रही थी इन सेवरल स्टेट्स। तो इस कारण से इस पूरे फिनोमिना को वेयर सेवरल मेंबर्स ऑफ अ पार्टी आइदर इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या member of parliament were frequently changing their political parties, leading to instability in the Indian political system. This culture was known as Ayaram Gayaram culture. ये जो आयाराम गयाराम कल्चर है, नाम has been derived from a particular person जिनका नाम था गयालाल जी. He was an MLA in हरियाणा और उन्होंने एक बार तो ऐसा किया, एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदली। कांग्रेस छोड़ा, वापस से कांग्रेस में आए, वापस से फिर कांग्रेस को छोड़ दिया। तो एक ही दिन में 1967 में 3 बार पार्टी बदली और इस कारण से ये नाम पड़ गया आयाराम गयाराम कल्चर इन पॉलिटिक्स। तो ये जो फ्रीक्वेंट अपनी पार्टी को छोड़ने का यानी कि डिफेक्शन करने का जो कल्चर राइज हो रहा था, इसको रोकने के लिए फिर संविधान में 52nd अमेंडमेंट करके कानून लाया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ अमेंडमेंट किया गया और साथ ही साथ एक एंटी डिफेक्शन लॉ भी लाया गया ताकि इस तरीके के फ्रीक्वेंट डिफेक्शंस को रोका जाए। 52nd अमेंडमेंट एक्ट करके संविधान के अंदर इंसर्ट किया गया 10th शेड्यूल, साथ ही साथ आर्टिकल 100(2) सब क्लॉज 2 फॉर प्रिवेंटिंग फ्रीक्वेंट डिफेक्शन अमंगस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड आर्टिकल 191 सब क्लॉज 2 फॉर प्रिवेंटिंग डिफेक्शन अमंगस्ट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स। तो अब क्या ग्राउंड्स रखे गए डिस्क्वालिफिकेशन के? अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हो चुका है एज पर 52nd अमेंडमेंट एक्ट कि अगर कोई भी मेंबर ये फॉलोइंग एक्टिविटीज करता हुआ पाया जाता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा फ्रॉम बीइंग मेंबर ऑफ दैट लेजिस्लेटिव बॉडी। तो कंडीशंस देखते हैं। इफ अ मेंबर ऑफ ए हाउस बिलोंगिंग टू अ पॉलिटिकल पार्टी वॉलेंटरीली गिव्स अप द मेंबरशिप ऑफ हिज और हर पॉलिटिकल पार्टी, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्ट होकर के किसी हाउस का मेंबर बने हुए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और बाद में उस पार्टी की मेंबरशिप आप छोड़ देते हैं, या तो फिर आप किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं बट इन द लेजिस्लेटिव बॉडी आप उस पार्टी द्वारा सपोर्ट किए गए या अपोज किए गए जो बिल हैं उसके अगेंस्ट वोट करते हैं, तो हर एक पार्टी के अंदर एक विप अपॉइंट किया जाता है। जो पार्टी के हाई कमान होते हैं वो हर एक पार्टी में एक विप अपॉइंट करते हैं। विप जो होता है वन ऑफ द मेंबर अमंगस्ट द मेंबर ऑफ द पर्टिकुलर लेजिस्लेटिव बॉडी। जैसे मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी है, उसकी लोकसभा में जितने भी मेंबर्स हैं वो एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करें, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर रिजोल्यूशन पे, बिल पे एक पर्टिकुलर तरीके से वोट करें, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी एक विप अपॉइंट करेगी और उस विप का काम होगा कि वो इंश्योर कराए कि सारे मेंबर्स एक पर्टिकुलर तरीके से वोट करें जब कोई बिल या रेजोल्यूशन रखा जाए। तो सेम इज ट्रू फॉर एनी अदर पार्टी से इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो उनका भी अपना एक विप होगा। अब आपने एक पर्टिकुलर पार्टी के टिकट से इलेक्शन जीता है और आप उसी पार्टी के मेंबर के तौर पे आप उस लेजिस्लेटिव बॉडी में है, चाहे पार्लियामेंट लेवल पे या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, और फिर उस पार्टी के विप के डायरेक्शंस के अगेंस्ट जाकर के आप किसी रिजोल्यूशन पे या
किसी बिल पे वोट करते हैं तो इन दैट केस ऑल्सो इट विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ डिफेक्शन, और उस केस में आपकी मेंबरशिप कैंसिल की जा सकती है, आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो अगर आप मेंबर हैं किसी भी हाउस के, चाहे वो पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, और आप जिस पार्टी से जीत करके आए हैं उस पार्टी की मेंबरशिप छोड़ दें या उस पार्टी के विप के डायरेक्शंस के अगेंस्ट जाकर के वोट करें, तो उस केस में यू मे गेट डिस्क्वालिफाइड। उसके अलावा इफ अ मेंबर हैज बीन इलेक्टेड एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, तो उस केस में दैट पर्सन कैन नॉट ज्वाइन अ पॉलिटिकल पार्टी, अदरवाइज उसके ऊपर भी एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा। तीसरा, इफ ए मेंबर इज नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उस केस में ही और सी विल बी डिस्क्वालिफाइड इफ दे ज्वाइन अ पार्टी आफ्टर 6 months। तो शुरुआती 6 महीने में नॉमिनेट होने के बाद किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। 6 महीने के बाद किसी पार्टी को अगर ज्वाइन किया तो उस केस में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। अब डिस्क्वालिफिकेशन करने की पावर किसके पास है? तो लोकसभा में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स में डिस्क्वालिफिकेशन का पावर है स्पीकर के पास, जबकि राज्यसभा में या लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट्स में पावर है विद द चेयरमैन। एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि नो टाइम पीरियड हैज बीन स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि कितने टाइम के अंदर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाना है टू द मेंबर। एक बार कंप्लेन हुआ अगेंस्ट द मेंबर कि ये पार्टी चेंज कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ गए हैं या यहाँ से यहाँ गए हैं, उसके बाद अब जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं वो डिस्क्वालीफाई करेंगे, बट कितने टाइम में करना है इसको लेकर के कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं की गई है। अच्छा, अब स्पीकर इन लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली, वैसे तो उनसे उम्मीद होती है कि वो न्यूट्रल तरीके से बिहेव करेंगे। वंस दे आर इलेक्टेड एज ए स्पीकर, तो फिर वो अपने पार्टी के एफिलिएशन से ऊपर उठ करके काम करेंगे, बट जनरली स्पीकर या इन लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज फ्रॉम द रूलिंग पार्टी इटसेल्फ। और स्पीकर के एक्टिविटीज में कभी कभार वो पॉलिटिकल एफिलिएशन देखने को मिलता है। वैसे इट इज एक्सपेक्टेड कि दे शुड एक्ट इन न्यूट्रल मैनर, बट वो पॉलिटिकल एफिलिएशन देखने को मिलता है। और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में जजमेंट सुनाते हुए कहा इन कियोतो होलोहान केस that the speaker's decision in case of disqualification with respect to anti-defection law will be subjected to judicial review. Means if the judiciary finds that the speaker's decision was biased, arbitrary और unconstitutional, उस केस में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर के फैसले को चैलेंज किया जा सकता है। और अगर जुडिशरी को लगता है, हायर जुडिशरी को, कि ये फैसला बायस्ड या आर्बिट्ररी था, तो उस फैसले को रिवर्स भी किया जा सकता है। एक एक्सेप्शन भी है इन केस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, वो भी जरा समझ लेते हैं। इस कानून के हिसाब से देयर इज वन एक्सेप्शन एज वेल, कि किसी भी पार्टी के अगर 2/3 या उससे ज्यादा मेंबर उस पार्टी को छोड़ करके जाकर के किसी दूसरे पार्टी से मिलते हैं, तो उस केस में इसको कहा जाएगा कि एक पार्टी का मर्जर हो रहा है दूसरे पार्टी के साथ, और उस केस में कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी। जैसे कि मान लीजिए किसी पार्टी में 15 एमएलएज हैं किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, उस 15 में से 10 एमएलए निकल करके उस पार्टी से किसी और पार्टी में मिलना चाहते हैं। अगर वो 10 एमएलए किसी और पार्टी में मिल भी जाते हैं, येट इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ डिफेक्शन एंड देयर विल बी नो डिस्क्वालिफिकेशन इन द गिवन केस। अब ये तो बात हो गई कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों लाया गया और कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। बट एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर के कुछ कंसर्न्स भी हैं। एक सबसे बड़ा कंसर्न है कि इट इज लीडिंग टू लॉस ऑफ इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी विद इन द पार्टी। जो डिबेट, डिस्कशन है या स्कोप फॉर डिसेंट है, अपना डाइवर्जेंस ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस करने का जो पॉसिबिलिटी है वो ख़त्म हो चुका है। मान लीजिए कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं फ्रॉम आसाम के किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, गुवाहाटी से हैं आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन लोकसभा। आप जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं, मान लीजिए वो बीजेपी है या कांग्रेस है, उस पार्टी का जो फैसला है, हाई कमान का फैसला है ऑन ए पर्टिकुलर बिल,
उसको लेकर के आप अग्री नहीं करते या आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हैं वो अग्री नहीं करते। अब कोई जरूरी नहीं है ना कि बीजेपी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो बीजेपी के हाईकमान के सारे फैसलों के साथ अग्री करें ही, या कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस के हाईकमान के सारे फैसलों से अग्री करें ही, जरूरी नहीं है। और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब उनके लोगों का ओपिनियन जो है वो हाई कमान के ओपिनियन से डाइवर्ज करता है। उस केस में भी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके पास अवेन्यू नहीं है, ऑप्शन नहीं है डाइवर्जेंस एक्सप्रेस करने का, अदरवाइज उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो देयर इज नो स्कोप फॉर डिबेट एंड डिस्कशन, लॉस ऑफ इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी, या तीसरे शब्दों में कहें तो नाउ एंटायर पार्टी is now casted into one big monolithic block। अब सारे के सारे मेंबर, जैसे भेड़ बकरियां होती हैं एक डायरेक्शन में चलती हैं, वैसे ही सारे के सारे मेंबर्स को एक डायरेक्शन में ही वोट करना है, उनका इंडिविजुअल ओपिनियन का कोई मतलब नहीं रहा। मर्जर प्रोविजन को एक्सेप्शन की तरह दिया गया, लेकिन उसका खूब मिसयूज भी होता है, पार्टी को तोड़ दिया जाता है। इसमें खूब सारा हॉर्स ट्रेडिंग जिसको कहते हैं, खरीद फरोख्त के लिए पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में इस बोला जाता है हॉर्स ट्रेडिंग, वो खूब होता है। जैसा कि मैंने आपको कहा, स्पीकर या चेयरपर्सन जो है वो अपने कभी कभार डिस्क्रिशनरी पावर का मिसयूज करते हैं, क्योंकि जनरली दे आर फ्रॉम रूलिंग पार्टी, और रूलिंग पार्टी के इंटरेस्ट को बचाने के लिए अगर अपोजिशन पार्टी से कुछ मेंबर्स को तोड़ करके लाया भी गया है रूलिंग पार्टी में, तब भी वो डिस्क्वालिफिकेशन के प्रोसीजर को अनड्यूली डिले करते हैं, क्योंकि देयर इज नो टाइम लिमिट पुट फॉर टेकिंग अ डिसीजन रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन, उसका मिसयूज करते हैं। ओवरऑल सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जो पार्टी का विप जो आदेश इशू करता है वो आदेश सबको मानना है, लेकिन अगर कोई ना भी माने तो कभी कभार विप किसी एक पर्टिकुलर मेंबर के अगेंस्ट कंप्लेन कर देते हैं, दूसरे मेंबर जो नहीं मान रहा उसके अगेंस्ट कंप्लेन नहीं करते। सो कोई ऑब्जेक्टिविटी या ट्रांसपेरेंसी नहीं है व्हेन इट कम्स टू implementation of anti-defection law on the floor of legislative bodies, may it be at parliament level या state legislative assembly member। तो इन सब कुछ कंसर्न्स को दूर करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एक इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है क्योतो होलोहान जजमेंट, जुडिशियल रिव्यू इज पॉसिबल रिगार्डिंग द डिसीजन ऑफ द स्पीकर। एक और इंपॉर्टेंट जजमेंट है केसम मेघा चंद्र सिंह केस 2020, याद रखिएगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने टाइमलाइन ड्रॉ किया है कि द डिस्क्वालिफिकेशन मस्ट बी इफेक्टेड विद इन 3 months ऑफ द कंप्लेन। जैसे कि किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अगेंस्ट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के अगेंस्ट अगर कंप्लेन आया है कि इन्होंने डिफेक्शन किया है, ये सब कुछ कंडीशंस उनके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, तो उस केस में उनको 3 महीने के अंदर डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए, एक्सेप्ट इन सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस जहां पे और ज्यादा डिलीवरेशन की जरूरत है। अदरवाइज इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस द सुप्रीम कोर्ट हैज ड्रॉन द टाइमलाइन ऑफ 3 months फॉर इफेक्टिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर। सेकेंड एआरसी ने कहा है कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन का पावर है, सेकेंड एआरसी ने सजेस्ट किया है कि डिस्क्वालिफिकेशन का पावर स्पीकर या चेयरमैन के पास होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली दे आर ऑल्सो मेंबर ऑफ द हाउस, उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ पॉलिटिकल एफिलिएशन होता ही होता है। तो इन केस ऑफ एंटी डिफेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन शुड बी अल्टीमेटली डन बाय प्रेसिडेंट फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट and governor for member of legislative assembly, but they should also act only on the advice of election commission। ये सब कुछ सजेशंस है, बट अभी तक इनको इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। अब जो करंट केस है इट बिलोंग्स टू तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली। तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हुआ नवंबर 2023 में, और वहां पे कई सारे एमएलए जो बीआरएस पार्टी से जीत करके आए, उन्होंने बाद में डिफेक्शन करके कांग्रेस ज्वाइन कर लिया बाय मार्च अप्रैल 2024। 6 महीने के अंदर उन्होंने पार्टी बदल ली, बीआरएस से कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। तो उनके खिलाफ फिर डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन डाला गया टू द स्पीकर ऑफ तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली अंडर 10th शेड्यूल, बट स्पीकर ने उनके डिस्क्वालिफिकेशन
प्रोसेस को अनड्यूली बहुत डिले किया, 1 साल से भी ज्यादा हो गया है, एंड दीज मेंबर्स वे आर नॉट डिस्क्वालिफाइड। तो फिर ये मामला अल्टीमेटली पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में अंडर केस, इसका नाम है पद्दी कौशिक रेड्डी केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2020 के केसम मेघा चंद्र सिंह जजमेंट की ही बातों को रीट्रेट करते हुए कहा कि डिस्क्वालिफिकेशन शुड बी डन विद इन द 3 months ऑफ द कंप्लेन रजिस्टर। लेकिन अब 3 महीना तो काफी पहले बीत चुका है, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अंडर पद्दी कौशिक रेड्डी केस कि तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्पीकर हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले, यानी कि कल जो फैसला आया उससे 3 महीने के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन कर देना है ऑफ द एलिज्ड मेंबर्स। तो आपको 4 जजमेंट्स याद रखने हैं एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड। बेसिक बातें तो आपको याद ही हैं, 52nd अमेंडमेंट एक्ट एंड ऑल, वो तो प्रीलिम्स में रटके ही जाते हैं। आपको याद रखना है किहोतो होलोहान केस, आपको याद रखना है केसम मेघा चंद्र सिंह केस, पद्दी कौशिक रेड्डी केस 2025 वाला, जो केसव मेघा चंद्र सिंह केस से रिलेटेड ही हैं। उसके अलावा आपको याद रखना है सेकेंड ARC के रिकमेंडेशंस। ये 4 बातें याद रखनी है। आपके आंसर्स बाकियों से बेहतर क्वालिटी में तभी होते हैं जब आप कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, किसी कमीशन के रिकमेंडेशन को कोट करते हैं। तो इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा प्रश्न पूछा था यूपीएससी ने एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर कि द रोल ऑफ इंडिविजुअल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैज डिमिनिश्ड ओवर द ईयर्स एंड एज ए रिजल्ट हेल्दी कंस्ट्रक्टिव डिबेट ऑन पॉलिसी इश्यूज आर नॉट यूजुअली विटनेस्ड। हाउ फार दिस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ? एंटी डिफेक्शन लॉ को कितना हद तक जिम्मेदार माना जा सकता है फॉर नॉट हैविंग हेल्दी डिबेट इन द पार्लियामेंट? काफी हद तक एंटी डिफेक्शन लॉ इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि अब वहां डिबेट करने का कोई मतलब तो है नहीं। एवरीवन नोज कि कैसे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो वोट करने वाले हैं। बीजेपी के सारे मेंबर्स एक तरीके से वोट करेंगे, कांग्रेस वाले कांग्रेस के हिसाब से, मतलब उसके हाईकमान के हिसाब से वोट करेंगे। तो व्हाट्स द पॉइंट इन हैविंग डिबेट, डिस्कशन? एंड दैट इज व्हाई द क्वालिटी ऑफ डेलिब्रेशन इन the parliament या legislative assembly has declined, intra party democracy is declining। अब वहां पे क्या हो रहा है, इसी कारण से कि पार्लियामेंट के जो सिटिंग डेज हैं वो भी कम हो रहे हैं, क्योंकि कोई मतलब नहीं है वहां बैठ करके बहस करने का। अल्टीमेटली वोटिंग हैज टू बी डन इन अ पर्टिकुलर लाइन ओनली, बिकॉज इन all the political parties have now been casted into one monolithic block due to anti-defection law। Next topic is about National Critical Mineral Mission, important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view। देखिए प्रीलिम्स जो जून में हुआ है और उसके बाद मेंस के बीच में लगभग 3 महीने में ज़्यादातर मैं इंपॉर्टेंट थीम्स कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आई जस्ट होप कि आपको याद होगा कि नेशनल ये जो क्रिटिकल मिनरल्स का कॉन्सेप्ट है ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जब हम लोग क्वाड ग्रुपिंग का कोऑपरेशन डिस्कस कर रहे थे लास्ट मंथ जुलाई महीने में ऑन क्रिटिकल मिनरल्स। आई जस्ट होप कि आप अपना कंटेंट इनरिचमेंट, जो लोग भी इस बार मेंस लिखने जा रहे हैं वो कंटेंट इनरिचमेंट रिवाइज कर रहे हैं। तो कंटेंट इनरिचमेंट पार्ट 2 में हमने क्रिटिकल मिनरल्स की चर्चा की, जहां पे क्वाड कंट्रीज हैव कमिटेड कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। तो वहां पे हमने क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में बेसिक चीजें देख ली थी। क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं? वो सारे मिनरल्स which play important role in modern day technologies, for example mobile phone, computer, batteries, rechargeable batteries basically used in electric vehicles and all। green technologies के लिए जो भी मिनरल्स इस्तेमाल होते हैं जैसे कि सोलर पैनल्स, विंड पैनल्स के लिए, वो सब आएंगे क्रिटिकल मिनरल्स में। इनको क्रिटिकल मिनरल्स क्यों कहते हैं उसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो दे आर वेरी क्रिटिकल या इम्पॉर्टेंट फॉर अपकमिंग टेक्नोलॉजीज या अपकमिंग इकोनॉमिक नेसेसिटीज। दूसरा, their supply chain is also under threat of disruption because most of these critical minerals में supply chain is controlled by China which cannot be trusted। चाइना कभी भी इनके सप्लाई चेन को डिसरप्ट कर सकता है। फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ऑल्सो दीज मिनरल्स आर नोन एज क्रिटिकल मिनरल्स। उनकी सप्लाई चेन भी क्रिटिकल कंडीशन में है। अब
हर एक देश के अपनी लिस्ट है कुछ ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। ऐसा नहीं है कि देयर इज वर्ल्ड वाइड कंसेंसस अबाउट मिनरल्स जिनको क्रिटिकल मिनरल्स कहा जाना चाहिए। अलग अलग देशों ने अपनी अपनी लिस्ट बनाई है। जैसे अमेरिका के हिसाब से 50 मिनरल्स उन्होंने कैटेगराइज किया है क्रिटिकल मिनरल्स, जापान ने 31, भारत सरकार ने 30 मिनरल्स जो यहाँ पे लिखे गए हैं इनको क्रिटिकल मिनरल्स की तरह आइडेंटिफाई किया है। और इन मिनरल्स के प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार ने अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए हैं। वो हम लोग ऑलरेडी लगभग 1 महीने पहले 4 जुलाई के न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर कर चुके हैं। अर्जेंटीना की सरकार के साथ एग्रीमेंट साइन किया। उसके अलावा भारत में काबिल नाम की एक अलग से जॉइंट वेंचर कंपनी खोली है भारत सरकार ने। क्वाड प्लेटफॉर्म पे क्रिटिकल मिनरल्स के लिए कोऑपरेशन एक्सप्लोर किया जा रहा है। तो दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। यहाँ पे कुछ नई बातें डिस्कस कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू क्रिटिकल मिनरल्स। भारत सरकार ने क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन एंड एक्सट्रैक्शन को प्रमोट करने के लिए एक मिशन लॉन्च किया इसी साल जनवरी में, जिसका नाम है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। लगभग 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे नेक्स्ट 7 ईयर्स फ्रॉम 2024, 25 टू 2030, 31। इसमें से 16,300 करोड़ विल बी एलोकेटेड बाय द गवर्नमेंट, जबकि 18,000 करोड़ विल बी इन्वेस्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट PSUs। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन का लक्ष्य होगा कि देश के अंदर जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनकी एक्सट्रैक्शन को प्रमोट किया जाए, ताकि देश के अंदर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज वो प्रमोट हो। क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन किया जाए ताकि भारत की क्लीन एनर्जी सेक्टर और मजबूत हो। भारत का पोजीशन इन ग्लोबल क्रिटिकल मिनरल मार्केट में स्ट्रेंथन किया जाए। भारत को एक मेन सप्लायर बनाया जाए, सप्लाई चेन का की नोड बनाया जाए भारत को। टारगेट है अंडर नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन की 400 किलो टन्स ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स हम लोग रिकवर करें थ्रू रिसाइकलिंग। इसके लिए भारत में 4 अलग अलग हिस्सों में 4 मिनरल प्रोसेसिंग पार्क्स बनाए जाएंगे अंडर दिस नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। इसी के अंतर्गत भारत सरकार ने अब अनाउंस किया है कि 7 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को क्रिटिकल मिनरल्स के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस डिक्लेयर किया जाएगा, ताकि दीज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विल प्ले अ गाइडिंग रोल इन एक्सट्रैक्शन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। ये जो 7 इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें से 4 IITs हैं, IIT बॉम्बे, IIT हैदराबाद, IIT रुड़की, IIT ISM धनबाद। उसके अलावा 3 CSIR इंस्टीट्यूट्स हैं फ्रॉम भुवनेश्वर, जमशेदपुर एंड हैदराबाद। ये 7 इंस्टीट्यूट्स को बनाया गया है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस अंडर नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट हेल्थ ऑफ इंडियाज इकोनॉमी, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड पिछले 3 दिनों से लगातार हम लोग कुछ ना कुछ आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं। आपको मैंने बताया कि पहले ट्रंप ने अनाउंस किया कि भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाया जाएगा ऑन इंडियन एक्सपोर्ट्स टू अमेरिका, प्लस India will be also subjected to some additional penalty for its trade with Russia। अब और अटैक करते हुए इंडियन इकोनॉमी के ऊपर और ज्यादा स्केथिंग रिमार्क्स देते हुए नाउ डोनाल्ड ट्रंप हैज सेड कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आई डोंट केयर व्हाट इंडिया डज विथ रशिया, दे कैन टेक देयर डेड इकोनॉमीज डाउन टुगेदर। सो बेसिकली सेड इंडियन इकोनॉमी इज डेड। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में ये आर्टिकल आया है इंडियन एक्सप्रेस में कि क्या वाकई तौर पे इंडियन इकोनॉमी डेड है। तो हम लोग देखेंगे और इसकी मदद से हम लोग इंडियन इकोनॉमी के स्टेटस को समझने की कोशिश करेंगे। जो यहाँ पे डेटा मिलेंगे वो हमारे GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी के आंसर राइटिंग में यूजफुल होंगे। तो लेट अस एक्सप्लोर द करेंट स्टेटस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, हेल्थ स्टेटस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। लुक, इंडिया इज फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। बड़ी इकोनॉमीज में भारत की ऐसी इकोनॉमी है जो 6.5-7% की रफ्तार से ग्रो कर रही है। अदरवाइज अमेरिका, चाइना की इकोनॉमी तो 2%, 4% के हिसाब से ग्रो कर रही है। तो वी आर फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। साथ ही साथ इंडिया हैज बिकम वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी रिसेंटली, सरपासिंग जापान। और भारत जापान से आगे आ चुका है और बस US, चाइना और जर्मनी के पीछे है।
पीपीपी टर्म्स में बात की जाए, परचेजिंग पावर पैरिटी रेट में, तो ऑलरेडी वी आर अहेड ऑफ जर्मनी एज वेल, हम तीसरे नंबर पे हैं। पीपीपी टर्म्स में भारत सिर्फ चाइना और अमेरिका से पीछे है। तो ओवरऑल एक्सचेंज रेट बेसिस पे इंडिया इज वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। एक्सचेंज रेट नॉमिनल जीडीपी की बात की जाए तो इंडिया इज वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। पीपीपी टर्म्स में इंडिया इज वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। भारत का जीडीपी 4.187 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। तो ये सब तो अच्छी बातें हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं इंडियन इकोनॉमी की। इससे तो डेफिनेटली वी कैन आर्ग्यू कि इंडियन इकोनॉमी इज नॉट डेड। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं। भारत की इकोनॉमी फास्ट तरीके से ग्रो कर रही है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, येट वी आर ओनली 13.7% ऑफ अमेरिकाज जीडीपी। अमेरिका का जीडीपी कहाँ 30 ट्रिलियन के आसपास है, हम 4 ट्रिलियन के आसपास ही हैं अभी। तो वी आर ओनली 13 to 14% ऑफ यूएस जीडीपी। अब भारत की अगर जीडीपी पर कैपिटा की बात की जाए, यानी कि हमारे जीडीपी को अगर हमारी जनसंख्या से डिवाइड की जाए, तो इट कम्स आउट टू बी वेरी वेरी लो। पर कैपिटा इनकम हमारा ये है अबाउट $2,914 इन 2025। अमेरिका का है $76,000। अमेरिका हमसे कहीं आगे है। इनफैक्ट G20 जो कंट्रीज हैं, जो मेजर इकोनॉमीज हैं, उनमें सबसे कम है भारत का जीडीपी पर कैपिटा। क्योंकि हमारी जनसंख्या ज़्यादा है इसलिए ओवरऑल जीडीपी हमारा ज़्यादा रहता है, बट जीडीपी पर कैपिटा इज कम, विच बेसिकली इज एन इंडिकेटर ऑफ एवरेज इनकम ऑफ अ पर्सन इन द कंट्री। वो काफ़ी कम है। इनफैक्ट वर्ल्ड बैंक निकालता है कैटेगराइजेशन ऑफ कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ जीडीपी पर कैपिटा, जिसमें देशों को 4 भाग में डिवाइड किया गया है: लो इनकम, लोअर मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम एंड हाई इनकम। भारत वर्ल्ड बैंक के इस कैटेगराइजेशन में लाई करता इन लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज। लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए जीडीपी पर कैपिटा जो है वो 1136 से लेकर के 4400 के आसपास होनी चाहिए। और भारत लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में ही आता है, और उसमें भी हम बीच में हैं। यानी कि अभी हाल फिलहाल में तो हम लोअर मिडिल इनकम से ट्रांजिशन करके अपर मिडिल इनकम में नहीं जाने वाले। तो हमारा जीडीपी पर कैपिटा काफ़ी कम है। भारत की रैंकिंग देखी जाए जीडीपी पर कैपिटा में, तो इट इज़ 143 आउट ऑफ 192 कंट्रीज। ओवरऑल जीडीपी में वी आर फोर्थ लार्जेस्ट, बट जीडीपी पर कैपिटा में वी आर 143 आउट ऑफ 192। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो हाल फिलहाल में पब्लिश की गई, उसमें भी हमारी रैंक खराब है, 130 आउट ऑफ 193 कंट्रीज। क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब है हमारे यहाँ पे, एयर क्वालिटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, चाइल्ड माल न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम हैं, या लो एजुकेशन क्वालिटी है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी हमारे देश में ज़्यादा है, गरीब और अमीर के बीच का अंतर भी ज़्यादा है। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मेंस में आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि डिस्पाइट फास्ट पेस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडियाज इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रिमेन्स लो। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस पैराडॉक्सिकल फिनोमेना? आखिर जब हम एक तरफ देखते हैं तो वी आर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट या फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी, दूसरी तरफ दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब हमारे देश में हैं, ये दोनों चीज़ें एक साथ कैसे हो सकती हैं? दे अपीयर टू बी पैराडॉक्सिकल, समथिंग विच कैन नॉट बी साइमल्टेनियसली ट्रू बट दे आर ट्रू। ये दोनों चीज़ें एक साथ संभव कैसे हैं, ये आपको डिफाइन करना, एक्सप्लेन करना है बेसिकली। तो पहले आप स्टार्ट करेंगे, बताएंगे कि भारत की इकोनॉमी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है, अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। एंड देन यू विल से कि हमारे यहाँ पे देयर आर प्रॉब्लम्स। फिर डाउन साइड्स भी बताएंगे कि HDI रैंकिंग खराब है, हंगर इंडेक्स में रैंकिंग खराब है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में हम काफ़ी पीछे हैं, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के हिसाब से हमारे देश में जेंडर बेस्ड डिस्पैरिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो वी आर फोर्थ लार्जेस्ट, येट ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। ऐसा क्यों? वाई दिस पैराडॉक्स एग्जिस्ट? फिर उस पैराडॉक्स के पीछे का कारण बताएंगे। जनसंख्या ज़्यादा है, ओवरऑल तो हम लोग जीडीपी ज़्यादा प्रोड्यूस कर देते हैं, बट जीडीपी पर कैपिटा में हम लोग पीछे हैं। इनइक्वालिटी ज़्यादा है हमारे यहाँ पे। ग्रोथ तो है, लेकिन ग्रोथ मेनली कम्स फ्रॉम सर्विस सेक्टर, जिसकी जॉब इलास्टिसिटी कम है। इट लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ जॉबलेस ग्रोथ एंड लैक ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। अनइवन ग्रोथ है। भारत सरकार जो है उसका एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन उतना नहीं है जितना होना चाहिए। ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। अगला टॉपिक जो है, इट इज़ अबाउट 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगले साल प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है। 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स अनाउंस किए गए कल,
दिस इज फॉर द फिल्म्स दैट वर सर्टिफाइड इन द ईयर 2023। तो जो मेजर अवार्ड्स हैं वो देख लेते हैं। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल मिला है शाहरुख खान को फॉर फिल्म जवान एंड विक्रांत मैसे को फॉर ट्वेल्थ फेल। दोनों को ज्वाइंट रूप से मिला और दोनों के लिए पहला नेशनल अवार्ड है। बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल रानी मुखर्जी को फॉर मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। अगेन रानी मुखर्जी के लिए भी ये पहला नेशनल अवार्ड है। बेस्ट फीचर फिल्म इज अगेन ट्वेल्थ फेल बाय विदु विनोद चोपड़ा। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन से रिलेटेड जो प्रश्न था उसमें सेकंड स्टेटमेंट गलत है। आंध्र प्रदेश स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बनने से पहले बन गया था, अक्टूबर में ही बन गया था 1953। ऑल्ट्रोस्टिक सरोगेसी ओवरऑल सरोगेसी से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सही हैं। एंड यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट तो सीधा सीधा गलत है, बिकॉज दिस स्कीम इज फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम आसाम। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।